हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये साइंस की सीरीज़ चल रही है और इसमें फ़िज़िक्स पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले भी वीडियो हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है। ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डायनमो, बी है ट्रांसफार्मर, सी है विद्युत मोटर और डी है प्रेरक। तो इसमें से कौन सी ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है? इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तित कराती है। विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तित कराती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर यहाँ पे पूछता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराने के लिए बोलता तो यहाँ पे इसका आंसर डायनमो होता। लेकिन जब यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बोलेगा तो इसका आंसर विद्युत मोटर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में उसके प्रारंभन के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभन धारा के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है के लगभग बराबर होती है, ऑप्शन बी है के ठीक बराबर होती है, ऑप्शन सी है के अधिक होती है, ऑप्शन डी है के से कम होती है। तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत मोटर में उसके प्रारंभन के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभन धारा के लगभग बराबर होगी, ठीक बराबर होगी या उससे अधिक होगी या कम होगी। तो इसमें क्या होगा? कम होगा। जो प्रभावित धारा होगी वो प्रारंभन धारा से कम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रारंभन जो धारा होती है, प्रवाहित धारा प्रारंभन धारा से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? तो उसमें देखते हैं। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात पहले ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात उसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बी ऑप्शन है कि विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा के पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। फिर सी है कि ध्वनि से विद्युत तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। फिर डी है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत से यांत्रिक के पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा के पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जो माइक्रोफोन होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बी है विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है और सी है ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसके बाद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। एक इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें दिया था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, और यहाँ पे उसके अपोजिट दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत सेल, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है डायनमो और ऑप्शन डी है विद्युत मोटर। तो यहाँ पे पूछा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ पे इसका आंसर डायनमो होगा। अगर यहाँ पे पूछता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तब यहाँ पे आंसर विद्युत मोटर होता, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, डायनमो होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर द्वारा होता है, क्या होता है इसमें, डीसी वोल्टता का उच्चयन होता है, बी है ऑप्शन बी है विद्युत उत्पादन होता है, ऑप्शन सी है एसी वोल्टता का उच्चयन होता है और ऑप्शन डी है एसी को डीसी में परिवर्तन होता है। तो इसमें दिया है ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है, तो ये एसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन होता है। किसका होता है, एसी वोल्टता का होता है। इसमें एसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या करता है, जो ज़्यादा विद्युत धारा होती है उसको कम तथा कम विद्युत धारा को ज़्यादा में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए इसका काम किया जाता है एसी वोल्ट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी होती है। 220 का मान आपूर्ति की किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया है स्थिर वोल्टता को दर्शाता है, बी दिया है प्रभावी वोल्टता को दर्शाता है, सी दिया है औसत वोल्टता को दर्शाता है और डी दिया है शीर्ष वोल्टता को दर्शाता है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी होती है, वो 220 वोल्ट का मान आपूर्ति की प्रभावी वोल्टता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये प्रभावी वोल्टता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ हैं। डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ पूछ रहा है कि क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है, बी है इसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, सी है इसकी जनन लागत कम होती है और डी है यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। तो इसमें जो डीसी की अपेक्षा एसी अधिक लाभ इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा जो होता है वो कम इसमें हानि होती है ऊर्जा की, और ये लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है। इसका संचरित लंबी दूरी तक किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। जो विद्युत परिपथ में फ्यूज लगा होता है उसका क्या कार्य होता है, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिजली के झटके से बचाना है। इसका कार्य क्या है, बिजली के झटके से बचाना है। ऑप्शन बी है धारा के प्रवाह को नियमित करना है। ऑप्शन सी है अतिभारण या लघुपथन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। ऑप्शन डी है उपरोक्त जैसा कुछ नहीं। तो इसमें विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य होता है वो अतिभारण या लघुपथन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अतिभारण ओवरलोडिंग या लघुपथन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसमें दिया है कि फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। जो फ्यूज होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और गलनांक इसका निम्न होता है। फ्यूज टीन एवं शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज किसका बना होता है, तो टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना होता है।
और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और उसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज को ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन बी है उदासीन तार में लगाया जाता है। ऑप्शन सी है भू संपर्क तार में लगाया जाता है। ऑप्शन डी है कहीं भी लगाया जा सकता है, इसका कोई अंतर नहीं होता है। तो जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में जो फ्यूज को लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस में लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, गर्म तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज के बार बार फूक जाने पर इसे क्या, फ्यूज जो होता है वो बार बार फूक जाता है तो क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शन दिया है पतले फ्यूज तार से बदल देना चाहिए। बी दिया है मोटे तांबे के तार से बदल देना चाहिए। सी दिया है कागज़ की क्लिप से बदल देना चाहिए। और डी दिया है बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक करना चाहिए। तो फ्यूज अगर बार बार फूक जाने पर क्या करना चाहिए? बिजली के मिस्त्री को बुला करके ठीक करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज के तार का पदार्थ कैसा होना चाहिए? जो फ्यूज के तार का पदार्थ होता है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए। अभी इसके ऊपर ये हम लोग पढ़े हैं। इसमें क्या होना चाहिए? जो फ्यूज का तार है वो कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन में दिया है उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। बी दिया है उच्च तन्यता का होना चाहिए। ऑप्शन सी है उच्च गलनांक का होना चाहिए। ऑप्शन डी है निम्न प्रतिरोधकता का होना चाहिए। तो जो फ्यूज का तार होता है वो कैसा होना चाहिए? ये उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एक पावर जो सॉकेट होता है उस पर कई विद्युत उपकरण नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए ये पूछ रहा है। इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि उपकरण खराब हो सकता है। बी है अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। सी है उपकरण को उनकी अंकित या आपूर्ति वोल्टता पूरी नहीं मिल पाएगी। और डी है उपकरणों को उपयुक्त विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी। तो एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरण नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। अतितापन जब होगा, ज़्यादा उसमें ताप होगा तो बिजली की जो वायरिंग होती है वो खराब हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे, जो विद्युत उपकरण होता है वो भू संपर्कित क्यों उसको किया जाता है? जिससे किसी भी, ऑप्शन देखते हैं। ए है किसी खराबी से उपकरण को बचाया जा सके। बी है बिजली का झटका न लगे। सी है, ऑप्शन सी है बिजली की खपत कम हो। ऑप्शन डी है लघुपथन न हो। तो इसमें विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि जिससे उसमें क्या हो, लघुपथन न हो। इसलिए हम बिजली के उपकरण को भू संपर्कित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा गर्म हो जाता है क्योंकि संयोजी तार में क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि वो केवल हल्का सा गर्म हो जाता है, बस हल्का सा गर्म हो पाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ये संयोजी तार में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाहित हो पाती है। बी दिया है प्रतिरोध बहुत कम होती है। सी दिया है गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। और डी दिया है श्याम लौह का बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि
प्रवेशी संयोजित तार केवल हल्का सा गर्म हो जाता है क्योंकि संयोजित तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जो संयोजित तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए वो हल्का सा गर्म हो पाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें कुछ और जानते हैं। दिया है किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत परिपथ के प्रवाह में रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है या सीमेम भी होता है। सबसे अधिक चालकता चांदी में होती है। सबसे अधिक चालकता किस में होती है? चांदी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण फ्लोरेसेंट प्रतिदीप्ति ट्यूब में क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है सोडियम वाष्प भरी होती है। ऑप्शन बी दिया है निम्न दाब पर आर्गन भरी होती है। ऑप्शन सी दिया है निम्न दाब पर वाष्प भरी होती है। और ऑप्शन डी दिया है पराऑक्साइड और नियॉन भरा होता है। तो एक साधारण जो फ्लोरेसेंट होता है, ट्यूब होता है, उसमें निम्न दाब पर वाष्प भरा होता है। निम्न दाब पर वाष्प भरा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का जो प्रयोग होता है वो कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? ऑप्शन दिया है ए दिया है विद्युत, बी दिया है लौह व इस्पात, सी दिया है खिलौना और डी दिया है कांच व मृदभांड। तो इसमें जो किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है? तो विद्युत में उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। अभ्रक विद्युत का अचालक होता है। जो अभ्रक होता है वो विद्युत का अचालक होता है एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अभ्रक विद्युत का अचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है? जो परमाणु होता है उनमें प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन जो ए दिया है वो 10 से 6 मीटर होती है। ऑप्शन बी है 10 से ये यहाँ पे 10 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन सी दिया है 10 से 14 मीटर होता है। और ऑप्शन डी दिया है 10 से 15 मीटर होता है। ये यहाँ पे इसकी पावर दिया है, जैसे 10⁶ मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर, ये ऑप्शन में ऐसे दे दिया है। तो इसमें जो परमाणु की प्रभावी की जो त्रिज्या होगी वो 10⁻10 मीटर होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से जो एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ताप युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें और डी है एक्स किरणें। तो जो धात्विक लक्ष्य या टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के अचानक टकराने से जो उत्पन्न किरण होता है उसे हम एक्स किरणें कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इसमें एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 1 से 100 एंगस्ट्रॉन तक होता है। निर्वात में इसका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फोटॉनों के मध्य बल, जो 2 फोटॉन होते हैं इसके मध्य बल को क्या करते हैं? बल जो होता है वो मध्य बल। ऑप्शन देखते हैं 2 फोटॉनों के मध्य बल। ऑप्शन ए है सदैव प्रतिकर्षण बल होता है। ऑप्शन बी है सदैव आकर्षण बल होता है। ऑप्शन सी है इसमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। और ऑप्शन डी है इसमें यह सदैव क्या होता है? शून्य बल होता है। तो जो 2 प्रोटॉनों के मध्य जो बल होता है वो
इसमें मध्यांतराल अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। इनके मध्यानुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है।